नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। अंतरराष्ट्रीय खबर में आज खबर है मादुरो के बारे में, खबर है वेनेजुएला के बारे में, क्योंकि वेनेजुएला में हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं और चुनाव खत्म होते ही मादुरो फिर से सत्ता में वापस आ गए हैं। वेनेजुएला पर आज से साल भर पहले भी मैंने एक सेशन किया था, तब बताया था कि कैसे वेनेजुएला अमेरिका और रूस की आपसी लड़ाई का मतलब एक तरह से समझिए कि भेंट चढ़ गया था ये, कि क्या दिक्कतें हुई थी कि दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते झगड़ते अमेरिका और रूस वेनेजुएला को बर्बाद कर दिए थे। रिसेंटली भी कुछ ऐसा ही मैं बताने जा रहा हूं। मादुरो फिर से वेनेजुएला में जीत कर आ गए हैं, लेकिन इनकी जीत अमेरिका की हार कंसीडर की जाती है और अमेरिका इनकी जीत को इस बार मानने के लिए तैयार नहीं है। और तैयार ना होते हुए वो साफ कह रहा है चुनावों में धांधली हुई है। जिन लोगों को उसका सपोर्ट है वो पूरी तरह सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेनेजुएला में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दुनिया वेनेजुएला के इलेक्शंस को लेकर बटी हुई है। वेनेजुएला में जो मादुरो सरकार है इसके पक्ष में चीन और रशिया, क्यूबा जैसे देश आकर खड़े हो गए हैं। वहीं अमेरिका अपनी तरफ से इस इलेक्शंस को डिनाई कर रहा है कि यह एकदम गलत है, फेक हुआ है, फर्जी हुआ है। इतना ही नहीं, एलन मस्क जो कि अपने आप में दुनिया के एक नए राष्ट्रपति बनकर उभरे हैं, उनका कोई एक देश नहीं है, पूरी दुनिया उनकी अब अपनी हो गई है, वो तो खुलेआम मादुरो को चुनौती दे रहे हैं कि आ जाओ लड़ाई लड़ लेते हैं। अगर हार गए हम तो हम तुमको उठाकर मंगल पर भेजेंगे और अगर जीत गए तो तुम राष्ट्रपति बने रहना। इस प्रकार का एक अलग ही माहौल बना हुआ है। एक तरह से एलन मस्क दुनिया के अन्य देशों पर भी अब अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं और किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ना शुरू किया है। आज के सेशन में इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। ठीक है, फिलहाल पर सुर्खी पर आप नजर दें तो आंसर मतलब सुर्खी यह है कि वेनेजुएला के जो मादुरो हैं उन्हें हाल ही में वोट्स में विनर घोषित किया गया। कहां के वोट्स थे ये? तो ये साफ चुनाव हो रहे थे वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहां है? दक्षिण अमेरिका में। एक समय सबसे अमीर देश हुआ करता था। ह्यूगो चावेज यहां के नेता हुआ करते थे, जिन्होंने दुनिया के सामने वेनेजुएला को सबसे एक तरह से समझिए खुला कंट्री बना दिया था। खुला से मतलब है कि भाई हम जनता के हित की बात करने वाले हैं और खुलेपन के नाम पर हम कोई भी प्राइवेट कंपनियां चलने नहीं देंगे, सरकार ही अपना काम करेगी, और खूब पैसा लुटाया था। उसी देश की आज हम चर्चा कर रहे हैं। यूएस ने कहा है कि मादुरो हारे हैं और उनके स्थान पर जो दूसरे व्यक्ति चुनावों में खड़े हुए थे वो जीत गए हैं। तो वेनेजुएला में मादुरो फिर से 10 साल बाद सत्ता में वापस कर रहे हैं। 10 साल कंटिन्यू करने के बाद अगले बार के लिए इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एलन मस्क, अमेरिका, अपोजिशन सब सुर्खियों में है, क्योंकि एलन मस्क अपने स्तर पर कह चुके हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो उनको चुनाव सीट छोड़नी पड़ेगी। मतलब कौन सी जीत? फाइट करने की बात हो रही है, नूरा कुश्ती की बात हो रही है। अगर दोनों युद्ध लड़ते हैं और दोनों की कुश्ती में अगर मादुरो कुश्ती हारते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा, और एलन मस्क अगर हारते हैं तो वो मादुरो को मंगल यात्रा फ्री में कराएंगे। इस प्रकार का इन्होंने ऑफर दे दिया है। ये सब बातें कहां से कैसे शुरू हुई, विस्तार से चलते हैं। जिन व्यक्ति को आप फिलहाल देख रहे हैं इनका नाम मादुरो है। ये वेनेजुएला के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, पहले भी 10 साल से लगातार राष्ट्रपति बने हुए हैं, और ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित एक देश जिसका नाम वेनेजुएला है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल रखने वाला कंट्री के नाम पर जाना जाता है। अगर आप गल्फ कंट्रीज में सऊदी का, कतर का, ओमान का, बहरीन का, इनका नाम जानते हैं, तो इनसे भी ज्यादा तेल रखने वाला अगर कोई दुनिया में देश है तो उसका नाम वेनेजुएला है। और ये वेनेजुएला आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको मैं एक चीज और याद दिला दूं कि ये जो मैपिंग है, जिस तरह से मैप में कौन सा देश कहां है, उसकी क्या खासियत है, इसके पास कौन सा समुद्र है, कौन सी यहां पर लेक है, जिस लेक के साथ में इनका सारा, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में मैपिंग का हिस्सा होती हैं। और मैपिंग के लिए हमने आज से ही अपने पाठशाला जो एप्लीकेशन है, अपनी पाठशाला, उस एप्लीकेशन पर मैपिंग से एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू की हैं। जिन्हें भी ज्वाइन करने हैं बैचेस, उनके लिए बैच ओपन कर दिए गए हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर एनसीईआरटी के बैच में एडमिशंस ओपन हैं। आप जाइए और वहां से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक कंप्लीट हमारे साथ पढ़िए। आज से मैपिंग शुरू हो रही है उस बैच में जिसमें आप एंट्री लेंगे, और उसमें आज पहला ही टाइटल नॉर्थ अमेरिका है और कल के दिन जो टाइटल होगा वो साउथ अमेरिका होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो मैपिंग भी इस बहाने सीख जाएंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीजें मैप पर डिपेंडेंट होती हैं। जियोपॉलिटिक्स में तो मैप का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जब तक समझते नहीं है कि कौन सा देश कहां है, आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। आप उसकी लोकेशन को जब तक नहीं समझते, आप उसके मतलब महत्व को नहीं समझ पाते। आज भी दुनिया के जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के पेच में फंसे हुए हैं। उनकी
की अगर सीमा, आज अगर ब्रिटेन दुनिया पर राज किया तो उसकी विशिष्ट ज्योग्राफी इसके पीछे बड़ा कारण थी। अमेरिका दुनिया पर राज करता है, उसके पीछे उसकी ज्योग्राफी है। आज भारत इतने सारे देशों के साथ सीमा साझा करता है, इतनी डिफिकल्ट टेरेन रखता है, इसलिए इसके डिस्प्यूट्स अपने आप में एक बड़ी स्थिति को दर्शाते हैं। खैर, फिलहाल के लिए मैं वापस लौटता हूं, चर्चा वेनेजुएला की करता हूं, जहां की राजधानी कराकेश है और यह दुनिया में तेल उत्पादन में, तेल के भंडार रखने में दुनिया का नंबर 1 देश है। सेकंड नंबर पर सऊदी अरब आता है, लेकिन इसके तेल को यह प्रोड्यूस नहीं कर पाता। मतलब भंडार तो इसके पास भर के हैं, लेकिन उसको निकाल नहीं पाता। क्यों नहीं निकाल पाता? क्योंकि इसके यहाँ का जो तेल है वो थोड़ा हैवी है, और हैवी तेल को जब निकालना होता है तो उसमें मशीनों की ज़रूरत होती है। मशीनें सरकार अपनी महंगाई के चलते रख नहीं पाती। महंगाई कितनी है दुनिया में? महंगाई की बात करते हैं, यहाँ पर हाइपरफ्लेशन की बात करते हैं, यानी अपने यहाँ पर इन्फ्लेशन, महंगाई को 2 से 6% के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रोका हुआ है कि साहब इतना ही रहना चाहिए, और भारत इसको मेंटेन करने में काम भी करता है। यहाँ पर 50% से ऊपर महंगाई चलती है। मतलब महंगाई के आंकड़े में दिखाऊं, एक बार तो 63,000% यहाँ पर महंगाई चली गई थी। फिलहाल 99% यहां पर महंगाई की रेट चल रही है। मतलब हालत यह है कि आपको ढेर भर पैसा ले जाना होगा। अगर 1 किलो टमाटर लेके आना है, चिकन लेकर आना है, केला लेकर आना है, ढेर भर पैसा ले जाना होगा, तब जाकर के आप कुछ खरीद पाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां की सरकार ने, जैसे आप में से कई बार नहीं होता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, क्यों नहीं सरकार हमें पैसा छाप कर बांट दे, तो इन्होंने कुछ वैसा ही किया था जनता को एक बार कि यार तुमको पैसे की जरूरत है, क्या बात कर रहे हो, अपने पास मिंटिंग की मशीन है, प्रिंटिंग की मशीन है, लाइए, छापते हैं, ठोकते हैं, निकाल कर जनता को पैसे पकड़ा दिए। जब देश में माल है नहीं, पैसा पहले ज्यादा छाप दिए, जब सामान नहीं है तो छपाई का लाभ क्या मिलेगा? आज मेरे पास में टमाटर 1 ही किलो है, लेकिन उसके लिए आप 100 रुपए ले आए, या फिर मेरे पास 1 करोड़ रुपए लेकर आए। जब माल ही 1 किलो है तो उसको 1 करोड़ में भी मैं बेच सकता हूं, 100 में भी बेच सकता हूं, आपकी जरूरत पर है। और जब सबकी जरूरत एक ही सामान की होगी तो वैल्यू अपने आप डिवैल्यूएट हो जाएगी। इन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया, बुलियन को डिबेट किया, और उसके बाद में इनके हालात इतने बद से बदतर होते चले गए इनकी करेंसी के, कि ये अपनी करेंसी को बैग में भर भर के लोगों को देने लगे कि जाओ और इससे सामान लेकर आओ। अब लोग बोझा ढोने से ज्यादा जरूरी समझते हैं बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखाना कि भाई देखो इतना पैसा हमारे पास है। ठीक है, ये हुआ कैसे था? हुआ यह था कि असल में जो मादुरो हैं, इनके गुरुजी हुआ करते थे हुगो शावेज, जो कि वेनेजुएला के इनसे पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। हुगो शावेज ने क्या किया कि जब वेनेजुएला बहुत अमीर कंट्री हुआ करता था, अमीर कंट्री क्यों होता था? क्योंकि यहां पर बहुत तेल था और बढ़िया तेल ये बेचकर पैसे कमाते थे। इनने कहा कि अपन ने इतना पैसा कमा लिया, आओ जनता में इस पैसे को बांट करके जनता का लोकप्रिय बना जाए। जैसे चलो फ्री बिजली कर देते हैं, फ्री पानी कर देते हैं, नौकरी के अंदर घर बैठे रहो, आपको घर पर बैठकर पेंशन भत्ता मिलता रहेगा। हर चीज को आपने जनता के लिए सुलभ कर दिया। और जो सरकारी कंपनियां थी, जो प्राइवेट कंपनियां थी, उनसे कहा कि तुम शोषण का कारण हो, तुमको भी हम सरकारी में बदल देंगे। तो जनता को इतना आराम की आदत पड़ गई, जनता इतना ज्यादा सरकार की इन फ्री बीज पर डिपेंडेंट हो गई। जैसे कई बार आप सुनते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भारत के भी कई राज्य सरकारों को समझा रही होती है कि भैया ये मुफ्त की आदत मत डालो, मुफ्त की आदत में बहुत से देश बर्बाद हुए हैं। आप कई बार सुनते हैं ना, बहुत से राजनेता चुनावों में गए, हम इतनी बिजली फ्री देंगे, इतना पानी फ्री देंगे, हम इतना ये कर देंगे। निर्णय क्या होता है? आज आप दिल्ली के जो हालात देख रहे हैं, ये वही दिल्ली है जिसमें जब केजरीवाल साहब जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तब यही कह रहे थे, फ्री बिजली फ्री पानी। अब वो फ्री बिजली फ्री पानी के हालात देख लो। फ्री बिजली के चलते करंट में झूलते लोग मर जा रहे हैं, पानी के चलते पानी में डूब गए लोग मर जा रहे हैं, पानी के लिए लाइनें लग रही हैं। मतलब हालत इतनी खराब हो रखी है कि दिल्ली के मजाक अंतर्राष्ट्रीय हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप फ्रीबीज बांटने निकलते हो तो जो जरूरी पैसा है ना संसाधनों के विकास में, उसका भी सही से उपयोग नहीं कर पाते हो। और फ्रीबीज के चलते जनता को भी हो जाता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं जनता भागने लगती है। जो वेनेजुएला में हुआ यह कि यहां की जनता धीरे धीरे इनकी फ्रीबीज में जनता को तो नेता प्रिय लगने लगा, ह्यूगो शावेज उनका हीरो लगने लगा, उनको दमादम चुनाव जिताते गए। और मादुरो ने कहा कि ह्यूगो शावेज इतने अच्छे नेता रहे हैं, मेरे गुरुजी इतने अच्छे रहे हैं, तो मैं भी ऐसा बनूंगा। तो ये जब ह्यूगो शावेज सत्ता से चले गए और जब ये निकल कर आए, मादुरो निकल कर आए, तो इन्होंने एक प्रकार से ये समझिए कि अपने गुरुजी की कहानी को आगे रखा कि भाई जैसा हमारा बॉस कह के गया था हम तो वैसे ही करेंगे। और हालात ये हो गई कि जिस देश में 95% इनकम तेल से होती हो, वहां की तेल कंपनियों को भी इन्होंने सरकारी कर डाला। प्राइवेट कंपनियां जो विदेशों से आकर यहां लगी हुई थी, वो सब सरकारी कंपनियां बदल गई या फिर वो यहां से छोड़कर चली गई। इनकी कमाई में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। क्यों? क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी काम नहीं कर पाती हैं
तो उनके लिए भी जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है वो उस पर पैसा खर्च नहीं करती हैं या फिर वो शिफ्ट मार जाती हैं। इनके साथ भी वैसा ही हुआ। धीरे धीरे इनके यहां पर पैसा बढ़ता तो चलता गया, खजाने खाली होते चले गए, लेकिन देश गरीबी की तरफ बढ़ता चला गया। ह्यूगो चावेज के जाने के बाद मादुरो सत्ता में आते हैं, विरासत में भारी भरकम कर्ज लेते हैं और हालत इस तरह की हो जाती है कि अब तेल भी नहीं बिक पा रहा है और साथ में मतलब तेल पैदा ही नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कैसे करेंगे, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी आकर तेल निकालने को तैयार ही नहीं हो रही है। और मादुरो इससे निपटने के लिए क्या करते हैं कि जनता को खूब सारा पैसा पकड़ाएंगे। चलो, तो पैसा पकड़ाने के लिए इन्होंने अपनी करेंसी की कीमत गिरा दी। करेंसी की कीमत गिराने का मतलब है जैसे आज मान लो 83 रुपीस का $1 चल रहा है, तो अगर मैं ये कह दूं कि भाई हम 150 रुपये का $1 कर देंगे, तो ये करेंसी की वैल्यू गिराना है। बोले इससे क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि आप $1 में अभी तक क्या सामान खरीद पा रहे थे इंडिया में, 4 पानी की बोतलें, लेकिन अब मैं 150 में कर दूंगा तो एक बार के लिए डॉलर को तो ये लगने लगेगा ना कि मैं 7 पानी की बोतलें खरीद लूंगा। लेकिन मादुरो ये भूल गए कि माल भी उतना होना चाहिए। मुद्रा की डेवैल्यूएशन जो है, डिवैल्यूएट करना, इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ते हैं इस चीज को, मुद्रा की वैल्यू को अगर आप कम कर देंगे शुरुआती लाभ तो ये होता है कि आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज होने लगते हैं, जैसे चाइना करता है। चाइना जानबूझ करके अपनी वैल्यू को कम रखता है ताकि उसकी रेनमिंबी को कम दाम में पा करके दुनिया के लोग उससे सामान खरीदें, लेकिन उसके पास सामान है तो बेच पाता है, तुम्हारे पास सामान ही नहीं है तो लोग क्या खरीदें। ऐसी स्थिति में इनके यहां पर मांग तो बढ़ती चली गई, आपूर्ति थी नहीं, तो महंगाई बढ़ने लगी और ऐसी स्थिति में यहां का पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक बंटाधार होने लगा, दिक्कतें बढ़ने लगी। स्थितियां इतनी बढ़ गई कि लाख % तक यहां की इन्फ्लेशन बढ़ गई। महंगाई की जो सालाना दर है उसने हजारों के और लाखों के आंकड़े पार कर दिए। स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि लोग अपने यहां पर जो यहां की करेंसी है बॉलीवर, 3 लाख बॉलीवर 1 किलो मीट के लिए खर्च करने लगे। हालात दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़े हुए देशों की यहां होने लग गई। कहने लगे कि औरतें अपने बाल बेचकर पैसे कमा रही हैं। स्थितियां बहुत खराब हुई। 2014 तक 70 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने लग गया। क्राइम इतना बढ़ गया कि हर 21 मिनट में एक व्यक्ति का मर्डर होने लगा। स्थितियां भयानक होने लगी। बाद में इनको दिमाग लगा, इन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपनी करेंसी की पीछे की 6 जीरो हटाकर नई करेंसी निकाल देते हैं। इन्होंने एक नई करेंसी निकाली, लेकिन उसका भी उतना ही बुरा हाल रहा। करेंसी पिटी रही और इनके यहां पर हालात खराब रहे। 13 से 19 तक सत्ता में रहे। 19 में फिर से इलेक्शन हुए। 19 में इस बार जब इलेक्शन हुए तो अमेरिका को लगा कि यार ये लोग ना अपनी जिन नीतियों के चलते बर्बाद हो रहे हैं, इसमें इंटरफेयर करने का काम आ गया है। उस समय पर अमेरिका ने यहां के अपोजिशन के लीडर हुआ करते थे गाइडो, उनका समर्थन कर दिया कि तुम लोकतंत्र को लेकर आओ और यहां का सत्ता परिवर्तन करो, क्योंकि मादुरो जो हैं वो देश को नहीं चला पा रहे हैं और मादुरो की नीतियां जो हैं वो वेनेजुएला को बर्बाद कर रही हैं। तो 2019 में गाइडो करके एक व्यक्ति हुआ, उसको अमेरिका ने सपोर्ट किया। मादुरो के समर्थन में उतरकर चले आए रशिया और चाइना। उनने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम इस संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तो साहब गाइडो को अमेरिका का समर्थन मिला। उधर से अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला साफ साफ हो गया। वेनेजुएला ने अपने आप के खिलाफ माना गाइडो का समर्थन और इस चक्कर में वो अमेरिका के और ज्यादा खिलाफ हो गया। वेनेजुएला ने अपनी तरफ से अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स थे उनको कहा कि 72 घंटे में छोड़कर निकल जाओ। पिछले 5 सालों की बात बता रहा हूं। 2019 में 72 घंटे में अमेरिकियों को भगा दिया यहां से निकाल करके। इस बात पर ट्रंप खूब भड़के और उन्होंने वेनेजुएला पर रहे सहे और ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए कि बेटा तुम जो है ना, हमको अगर बाहर निकालोगे तो तुम्हारा बचा कुचा जो तेल है ना वो भी हम नहीं बिकने देंगे। कोई बात नहीं साहब। वेनेजुएला इस बात पर भी नहीं डरा, बोले कोई बात नहीं, मत बिकने दो। फिर कोरोना आ जाता है, सब एक जैसे हो जाते हैं। दुनिया के अंदर कोई तेल खरीद ही नहीं रहा तो इनका भी नहीं बिक रहा, इनको और कंगाली में आटा गीला हो जाता है। लेकिन इस बीच में दुनिया में रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हो जाता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है, दुनिया के देशों को तेल का संकट उत्पन्न होता है। अमेरिका को अचानक याद आता है कि एक देश को हमने पीट के रखा हुआ है, उसको हम प्यार से सहलाएंगे। उससे कहा कि गाइडो को हम समर्थन नहीं कर रहे, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस हटा रहे हैं। अमेरिका ने 2023 में वेनेजुएला से इसलिए सैंक्शंस हटा लिए कि तुम ना यहां पे डेमोक्रेसी लेकर आओ और तेल को बढ़िया से बेचो। क्यों? क्योंकि इधर रशिया पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। तो अमेरिका की पाबंदी के चलते रशिया का तेल तो नहीं निकला, लेकिन वेनेजुएला का तेल निकलना शुरू हुआ। यहां से दुनिया में इसका तेल बिकने लगा। इससे थोड़ी सी मादुरो को फिर से हिम्मत मिली। अब चूंकि मार्केट में सब कुछ सही से चल रहा था, अब उनके फिर से 5 साल पूरे हो गए। 2024 में इनके फिर से इलेक्शंस हुए। तो वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है उसने पूरी तरह से अपने आप को सर्वाइवल मोड में ला करके फिर से इलेक्शंस में जाने की एंट्री करी। 28 जुलाई को इनके यहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए।
मादुरो चुनाव में गए। मादुरो चुनाव में गए तो फिर से अमेरिका, वही वाली बात है कि उसको पहले से भी पसंद नहीं थे मादुरो, क्योंकि उनकी नीतियां पसंद नहीं थी। उनके चलते अमेरिकी कंपनी वेनेजुएला में तेल निकालने नहीं जा पा रही थी और इसके चलते उनको लाभ नहीं हो रहा था। तो अमेरिका फिर से खड़ा हो गया और उसने कहा कि वो अमेरिका जो है वो मादुरो के खिलाफ किसी दूसरे व्यक्ति का समर्थन करेगा। और हुआ भी। यहां पर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में बहुत जबरदस्त धांधली होती है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अकॉर्डिंग वेनेजुएला दुनिया में सबसे खराब रैंकिंग वाला देश है। किस मामले में? इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। यहां पर ये मैडम जो है ये खड़ी होती है चुनावों में। मैडम खड़ी होती है चुनावों में, अमेरिका समर्थन करता है। मादुरो सुप्रीम कोर्ट से कहकर इनकी चुनाव की जो कंटेस्टेंसी है उसको रद्द करवा देते हैं कि इनकी योग्यता है ही नहीं साहब, ये योग्य चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, इनको रद्द करवा देते हैं। फिर ये भाई साहब निकल कर आते हैं। इन भाई साहब के समर्थन में जनता हजारों की संख्या में सड़क पर निकल कर आती है। स्टेट्स पूरी तरह बढ़ जाती हैं कि भाई हम मादुरो के खिलाफ हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर के आते हैं मादुरो के खिलाफ और अपोजिशन के जो नेता हैं उनके समर्थन में काम करने लगते हैं। जनता, इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मादुरो के खिलाफ जनता में भयंकर रोष था। चुनाव होते हैं। इस बीच में एलन मस्क भी कूद पड़ते हैं। एलन मस्क अपने स्तर पर पूरी तरह जनता को यह बताते हैं कि अमेरिका किसके साथ खड़ा है। मतलब अमेरिका अपोजिशन में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसके साथ है और उनसे कहते हैं कि आप लोग बढ़िया से उस व्यक्ति को वोट दें जो मादुरो के खिलाफ है। बढ़िया से चुनावों को एलन मस्क अपने स्तर पर प्रभावित करते हैं। इस बीच में चुनाव के रिजल्ट्स के बारे में चर्चाएं आने लगती हैं। अपोजिशन कहता है कि हम 70%, 73% वोट हमें मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब 73% वोट इनके मिलने की बात आती है तो मादुरो अपने समर्थकों से और जो अपोजिशन के नेता हैं वो दोनों लोग अपने समर्थकों को आपस में भिड़ा देते हैं। हालात ये होते हैं 2 दिन पहले कि वेनेजुएला के अंदर प्रोटेस्ट होने लगते हैं और पूरी जगह सड़कों पर, गलियों पर प्रोटेस्टेंट्स निकलकर बाहर आ जाते हैं। एक प्रकार से दुनिया भर में वेनेजुएला चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि मादुरो चुनाव के तुरंत बाद खुद को डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं चुनाव जीत गया हूं। और चुनाव जीतने के पीछे उन्होंने बाकायदा जो स्टैटिक्स दी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अकॉर्डिंग टू अपोजिशन, जो गोंजलेज करके जो इनके अपोजिशन के नेता हैं, उन्हें अपोजिशन का मानना है कि 67% वोट मिले हैं। लेकिन वेनेजुएला जो रिजल्ट जारी करता है, वेनेजुएला की जो सरकार रिजल्ट जारी करती है, उसमें मादुरो अपने आप को 51% वोट प्राप्त करते हुए दिखाते हैं। और जो उनके अपोजिशन के जो नेता हैं जिनका नाम है एडमुंडो गोंजलेज, नाम पढ़ लेना इनका, गोंजलेज कर लेते हैं अपन। गोंजलेज जो है इनको 44% वोट दिखाते हैं कि साहब इनको 44% वोट मिले और मेरे को 51% वोट मिले। 51 और 44% वोट सुनकर जनता भड़क जाती है। जनता कहती है कि यार हमारे हिसाब से हमारे पक्ष में इतने वोट पड़े और तुम्हारे हिसाब से तुम विनर घोषित हो जाते हो। भाई इस बात पर जबरदस्त तरीके से जनता जो है वो पूरी तरह से नाराज होकर फूट पड़ती है। बिगड़ जाते हैं हालात पूरी तरह से। मादुरो के जहां जहां पोस्टर्स लगे हैं जनता उन्हें फाड़ना शुरू कर देती है। एलन मस्क खुलेआम उतर कर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया जिन्होंने गोंडलेज का समर्थन किया उनका मैं स्वागत करता हूं, मादुरो सत्ता में नहीं बचे हैं। मादुरो अपनी तरफ से अपनी सेना को बोलकर कहते हैं कि देखो राष्ट्रपति भवन जनता को मत आने देना, यहां पर मुझे उतारने की तैयारी हो रही है। अमेरिका चाहता है कि मैं सत्ता में ना बचूं। जनता में 51% लोगों ने मेरा समर्थन किया है और मैं अपने समर्थकों से कहूंगा कि वो इस चीज से निपटे। जनता भाई साहब पूरी तरह से सड़कों पर है। मादुरो वर्सेस एलन मस्क चल रहा है। एलन मस्क सोशल मीडिया के माध्यम से खूब वेनेजुएला की जनता को प्रवोक करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया देखो मादुरो लायक नहीं है सीट पर बैठने के, अगर तुम मुझे कहो तो मैं इसको केवल कुश्ती में हरा सकता हूं। मादुरो कहते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड है, आप आइए मुझे कुश्ती में हराइए, अगर कुश्ती में हराते हो तो मैं राष्ट्रपति का पद छोड़ दूंगा। इस पर एलन मस्क कहते हैं कि अगर मैं हार जाता हूं तो मैं आपको मंगल ग्रह की फ्री यात्रा कराऊंगा। होना तो ये चाहिए कि जब एक आदमी अपना देश छोड़ सकता है तो एलन मस्क भी कंपनी छोड़ दे, बराबर का मामला तो तब बनेगा। खैर एलन मस्क ये सब हो सकता है टीआरपी बटोरने के लिए करते हो। फिलहाल के लिए मादुरो वर्सेस अमेरिका सबके सामने आ चुका है। मादुरो के बारे में एलन मस्क कहते हैं कि ये तो भैया एकदम ड्रग्स का कार्टेल चलाने वाला आदमी है। इनकी इमेज को खूब खंडित भंडित किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए इसके समर्थन में आकर के चीन, रूस, क्यूबा ये आकर खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में वेनेजुएला में राजनीतिक स्थिरता कैसे आकर पहुंचती है, क्योंकि अल्टीमेटली वेनेजुएला जैसे पहले भी एक तरह से युद्ध क्षेत्र बना हुआ था, आज वो अभी भी युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। इससे वहां की लोकल जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। जनता अमेरिका की इस कारस्तानी को समझती है या फिर मादुरो के द्वारा की जा रही
गलतियों को समझती है, ये जनता पर निर्भर करता है। उम्मीद है आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई हो। इस बीच में यूनाइटेड नेशंस ने चुनावों का डेटा मांगा है कि भैया हमें बताओ कि चुनाव फेयर फ्री थे कि नहीं थे। इस पर ब्लिंकन ने प्रॉपर तरीके से वेनेजुएला के अंदर निकोलस मादुरो को अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि आप चुनाव हार गए हैं, आप जबरदस्ती चुनाव जीतकर सीट पर बैठे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। अमेरिका इनका समर्थन करता है, जो अपोजिशन में गोंडोलेज थे इनका समर्थन करता है। बाकायदा यूएस ने अपनी तरफ से लेटर जारी कर दिया। खुलेआम इतना अमेरिका का इंटरफेरेंस किसी देश में होते हुए आपने भी देखा हो, और आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या हो वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपके लिए बेहतरीन खबर यह है कि जो भी वर्ल्ड मैपिंग पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, एडमिशन ओपन है। आज शाम को नॉर्थ अमेरिका की क्लासेस शुरू हो रही हैं, यानी मैपिंग से यह बैच शुरू हो रहा है, जहां आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ मेरे साथ मिलेंगे। आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक एप्लीकेशन में उपलब्ध है, जाकर आप एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। और दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि आप लोगों के लिए जीए फाउंडेशन बैच तो ऑलरेडी ओपन ही है, बिहार पीसीएस के लिए हमारे द्वारा जो प्रॉमिस किया हुआ था टेस्ट सीरीज वो लॉन्च कर दी गई है। बिहार पीसीएस की टेस्ट सीरीज जो है वो अपनी पाठशाला.com हमारी जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन पर कोर्सेज हैं, वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज हैं, और बहुत ही नॉमिनल कीमत पर हम बिहार पीसीएस की टेस्ट सीरीज लाए हैं। इसके माध्यम से आप 50 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 10 टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, 30 प्रीवियस ईयर पेपर दे सकते हैं, 65 से अधिक करंट अफेयर्स के टेस्ट दे सकते हैं। पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ बिहार पीसीएस का टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। जिन्हें टेस्ट सीरीज एक्सेस करनी हो, अपनी पाठशाला.com का लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया। मैं फिर से याद दिला दूं, बिहार पीसीएस का टेस्ट सीरीज हम ला चुके हैं। ईओ आरओ का जो आपका एग्जाम है यूपी के अंदर, उसका हम टेस्ट सीरीज ला चुके हैं, आरओ एआरओ का सॉरी। इसके साथ साथ बिहार पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा चुका है। आप इन सब के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहां जाकर के इसे एक्सेस करें। मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। ठीक है साहब,